हेलो हेलो हेलो, प्लीज बी सीटेड फर्स्ट। हेलो हेलो, तो आवाज देखना जरा। हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो। 1 2 3। क्या हो गया? नहीं रे बाबा, 1 2 3 4 ठीक है। हेलो 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 हेलो, ठीक है। तुम लोग को ब्रेक दिया है क्या एफएम के बाद में? ब्रेक नहीं है ना? तुम मस्त टाइम पास क्यों कर रहे हो वैसा फिर? 5 मिनट जल्दी छोड़ा तो उसको टाइम पास करना शुरू कर देने का। जल्दी जल्दी, प्लीज बी सीटेड फास्ट गाइस। So every day, let me make it clear for you guys, face to face public. Your FM should get over by 10 o'clock. 10:10. You will take at least 5 to 7 minutes if some of you have to move out. You want to freshen up and all. You want to wash your face. 10:10. We start with strategic management every day. When I say 10:10, I mean 10:10. Do you get my point? Do not waste time beyond that. We will have SM lecture till almost 11:25 to 11:30. Because 11:30 after that you have costing again. Do you get my point? So I want कि एक 5 मिनट का बफर आपको दोनों साइड मिल जाए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है. In SM any which ways I have more number of days to cover the syllabus, so I am not worried about the number of hours. मुझे कोई कंसर्न नहीं है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर, इसीलिए आपको 5 मिनट एडिशनल मिल जाएगा FM के बाद में. एंड आफ्टर SM 5 minutes टू एटलीस्ट सेटल ऑन फॉर कॉस्टिंग. इज दैट क्लियर टू यू? बट प्लीज इसको अडहर कीजिएगा. डू नॉट मेक इट 10:15 10:20 तक क्लास शुरू नहीं होना. लेट्स नॉट डू दैट. ओके, चलो प्लीज बी सीटेड फास्ट नाउ. Online students, please confirm. Am I audible and visible to you? Perfect. Okay. Perfect. हाँ थोड़ा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. बस परफेक्ट. चलिए, कैन वी गेट स्टार्टेड गाइस? अतुल आवाज चेक करते रहना. आवाज आवाज ठीक करते रहना. व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग पहले 4 5 मिनट देख, ऑब्जर्व कर. ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई सेड गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई होप यू guys are doing great. Now before we get started, I have few questions for you guys. थोड़ा मेरे को अंडरस्टैंड हो जाए that how many of you are starting with group 2 directly and have not appeared for, not studied group 1 till now? A big crowd है, ठीक है. Okay, and raise your hands if you have already studied group 1 and now you are starting with group 2. ऐसा कैसे हो सकता है यार? ये पब्लिक कंफ्यूज है मेरे को लग रहा है. इज देयर अ कम्युनिकेशन गैप? वो समझता ना भाई जो बोलता है.
तुमको सही आंसर नहीं देने का है। फिर बाद में इलेक्शन का रिजल्ट ऐसा आता है, तुम समझो ऐसा मत किया करो यार, कंफ्यूजन हो जाता है, मत किया करो ऐसा। चलो एनीवेज, विथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको कोई भी डरने का जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज कंप्लीटली न्यू ऑल टुगेदर एंड हैज नो मेजर रिलेशनशिप विथ एनी अदर सब्जेक्ट। लाइक दिस इज लाइक बिजनेस कमर्शियल नॉलेज जो एक जमाने में फाउंडेशन में हुआ करता था। नाउ दे हैव रिमूव्ड दैट पार्ट फ्रॉम योर फाउंडेशन सिलेबस एंड उन्होंने इंक्लूड कर दिया है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, विच अर्लियर यूज्ड टू बी अ बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। अब मेजॉरिटी ऑफ यू क्योंकि नया फाउंडेशन पास करके आए होंगे तो आपने बिजनेस कमर्शियल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा बीसी के, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं, मतलब मोस्ट ऑफ यू आई बिलीव, राइट। तो आपके लिए कंप्लीटली नया सब्जेक्ट रहेगा। बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद द सब्जेक्ट, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आईसीएआई व्हेन दे आर इंक्लूडिंग अ सब्जेक्ट, उनका आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, व्हाट शुड बी योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो पहले हम ओवरव्यू समझने का ट्राई करेंगे। विल अंडरस्टैंड हाउ द सिलेबस हैज बीन क्यूरेटेड फॉर यू गाइस एंड देन विल टॉक अबाउट व्हाट शुड बी आवर अप्रोच। नाउ टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इफ यू गो विद द नेम, इट इज नॉट लाइक एक जनरल मैनेजमेंट सिखाने वाले हैं। दे हैव एडेड अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो बच्चों देखो, अगर आपका थोड़ा बहुत भी मिसकंसेप्शन है कि आपको बिजनेस करना सिखा देंगे, तो इट्स नॉट शार्क टैंक, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। यहां पे कोई भी बेसिक्स ऑफ बिजनेस वगैरह नहीं दिया हुआ है। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, बिकॉज लॉट ऑफ बिजनेस पीपल विल हैव दिस काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन कि नहीं यार, यहां पे मे बी 3 स्टेप्स टू स्टार्ट अ बिजनेस पता चल जाएगा मेरे को, हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्ग्लोमेरेट एंड ऑल। नो, इट्स नॉट देयर। रादर अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट को बिजनेस स्टार्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा ही नहीं है। सब्जेक्ट को लिखा किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, दैट देयर इज अ सेटल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें नया स्ट्रेटेजी बिल्ड करना है। लेट्स से उन्हें नया ज्योग्राफिकल मार्केट में एंटर करना होगा, मे बी उन्हें नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना होगा, मे बी उन्हें लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उसे रिवाइव करना होगा। मतलब अब बिजनेस इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, अब उस बिजनेस को कैसे मदद करके आप उनके नए ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट को लिखा गया है। मतलब दिस इज नॉट अबाउट स्टार्टिंग बिजनेस, रादर ऐसा बोल सकते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ कंसल्टिंग वर्ल्ड गाइस? लाइक सुना आपने, कंसल्टिंग फर्म्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। लाइक दो तीन फेमस नाम है जो अगर आप मुझे पूछेंगे तो वन इज बीसीजी, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, हैव यू हर्ड ऑफ दिस नेम? वन इज मैकेंजी, third is Bain and Company. Like these are MBB, these are the top 3 names. जैसे ऑडिटिंग वर्ल्ड में बिग 4 होते हैं, वैसे कंसल्टिंग वर्ल्ड में बिग 3 होते हैं, मैकेंजी, बेन एंड बीसीजी। फिर उसके बाद में आपका बिग 4 आ जाता है, पीडब्ल्यूसी कंसल्टिंग आता है, डेलॉयट कंसल्टिंग आता है। मतलब पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट कंसल्टिंग के ऊपर भी इन टर्म्स ऑफ ब्रांड वैल्यू मैकेंजी, बीसीजी एंड बेन एग्जिस्ट करता है। तो एक कंसल्टिंग कंपनी क्या सोच के काम करता है, कंसल्टिंग कंपनी बिजनेस को कैसे मदद करता है, वो पूरा थॉट प्रोसेस जो है ना, अप टू सम एक्सटेंट इस सब्जेक्ट में दिया है। पर देखो प्रॉब्लम क्या है, जब सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे ना, दोनों साइड्स है इसके अंदर। मतलब कुछ बहुत अच्छा साइड्स भी है जो शायद आप पहली बार ही सुनेंगे जिंदगी के अंदर, और कुछ बहुत बेसिक चीजें भी रहेगी। लाइक फॉर एग्जांपल आपने ओसीएम के अंदर या कॉमर्स सब्जेक्ट में वो एक मैनेजमेंट वर्ड पढ़ा होगा, याद है क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, वो टाइम पास चीज भी आएगा। मतलब दिस सब्जेक्ट एज ए मिक्सचर, मतलब कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको लगेगा मेरे को ऑलरेडी पता है, इसको पढ़ के फायदा क्या। एंड देयर आर गोइंग टू बी फ्यू थिंग्स दैट यू वुड हैव नेवर हर्ड ऑफ। लाइक फॉर एग्जांपल बीसीजी ने एक मॉडल दिया है, मैकेंजी ने एक मॉडल दिया है, ऑल्दो दे आर वेरी ओल्ड मॉडल्स, दे आर ऑलमोस्ट लाइक 70-80 ईयर ओल्ड मॉडल्स, बट स्टिल कुछ कुछ मॉडल्स का रेलेवेंस आज भी है। वो सब कुछ आपके सिलेबस में रखा है। देयर आर गुड साइड्स ऑफ द सिलेबस एज वेल एज द ओकेश साइड्स। बैड साइड बोलना गलत हो जाएगा, मतलब कुछ बहुत ओके चीजें और कुछ बहुत बढ़िया चीजें, ऐसा कॉम्बिनेशन है। अब अगर आप मुझे पूछेंगे कि भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का वेटेज आपको ऑलरेडी पता होगा, एफएम इज 50 मार्क्स एंड एसएम इज योर 50 मार्क्स, कोई डिफरेंस नहीं है। इधर भी सेम आपका एमसीक्यू कितने मार्क का आने वाला है? 15 मार्क का आने वाला है। बाकी पार्ट आपका क्या रहेगा? डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। उस सब पे डिस्कशन करके टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। मैं अज्यूम कर रहा हूं आप लोग यहां बैठे हो, मतलब इतना पता है, बराबर है कि नहीं? इतना अवेयरनेस आपके पास में है। नाउ लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विथ व्हाई डू वी हैव दिस सब्जेक्ट, इसका रेलेवेंस क्या है। विल ट्राई टू टेक वन एग्जांपल, ट्राई टू टॉक अराउंड द एग्जांपल, थिंक अबाउट इट कि एक्चुअली में इस सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत भी रेलेवेंस हो सकता है क्या। कैन वी गेट स्टार्टेड गाइस? चलिए, अभी आपको व्हेन वी टॉक अबाउट ऑटोमोबाइल सेक्टर, नाउ व्हाई दिस सेक्टर, बिकॉज रिसेंटली आपको मालूम है यूएस इलेक्शंस हुए and there was a supporter of Mr. Trump, that is Elon Musk, बराबर है कि नहीं है? And Tesla stock went up and up and up, बराबर है कि नहीं है? So that made me think, although it's a very general understanding, majority of people are aware of this,
अगर आप मुझे पूछेंगे वैल्यूएशन वाइज, एक वर्ड सुना आपने वैल्यूएशन, वैसे आप एफएम पढ़ के आए हो जैसा, थोड़ा बहुत आपको गया होगा, अच्छे वर्ड्स आई एम श्योर वुड हैव थ्रोन एट यू, राइट? स्लोली स्लोली यू विल स्टार्ट बिल्डिंग एंड आप धीरे धीरे उन वर्ड्स को समझने के लिए केपेबल बनेंगे, घबराइएगा मत. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट वैल्यूएशन वाइज, देयर इज अ ऑलमोस्ट 90-year-old कंपनी टोयोटा. ना अपने कंपनी के बारे में, बहुत पुराना कंपनी है, बराबर है, जापानीज ब्रांड है, ऑलमोस्ट 80-90 year old है, 1930s का ब्रांड है, बराबर है कि नहीं है? देन देयर इज अ न्यू ब्रांड कॉल्ड एज, न्यू एज बिजनेस कॉल्ड एज टेस्ला. अब ये 2008-10 के अंदर टेक्निकली एग्जिस्टेंस में 2004-5 के अंदर आ गया था, बट जो पहला प्रोडक्ट जो उन्होंने टेस्ट करना शुरू किया 2008 के बाद में, मतलब ऑलमोस्ट 20 साल भी नहीं हुआ इस बिजनेस को, बराबर है कि नहीं है? बट आपको मालूम है वैल्यूएशन वाइज टेस्ला इज वे अबाउट टोयोटा. को पता है वैल्यूएशन मतलब हाउ मच पीपल वांट टू पे फॉर अक्वायरिंग अ स्टॉक ऑफ अ कंपनी व्हेन कंपेयर्ड विद अनदर स्टॉक ऑफ द सेम इंडस्ट्री. मतलब टेस्ला को ज्यादा वैल्यू दिया गया है व्हेन कंपेयर्ड विद टोयोटा, जबकि एक्चुअली में एक के पास में 80-90 साल का एक्सपीरियंस है बिजनेस करने का, और एक न्यू एज बिजनेस है कंपेरेटिवली. ऐसा क्यों? व्हाई डू यू थिंक ऐसा है? क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक? आपको पता है ना ऐसा है? पहले तो बता दो ऐसा है. अप्रोक्सीमेटली टेस्ला इज सिटिंग एट $1,000 billion का वैल्यूएशन पे, मतलब $1 trillion का वैल्यूएशन. 1 billion is 8,000. 1,000 is approximately 8 lakh crore. No, 80 lakh crore. 80 lakh crore का वैल्यूएशन फॉर वन बिजनेस अप्रोक्सीमेटली. टोयोटा इज समवेयर 50%. 50%. In terms of revenue, you'll be shocked. Tesla is at 100 billion. Toyota is 300 billion plus. मतलब more than 3 times in terms of revenue. More than double in terms of profit. But valuation wise half of Tesla. Is it justifiable? तो समझ में आए? एक का कंपनी का रेवेन्यू 100 रुपए, बिलियन छोड़ दो 100 रुपए, एक का रेवेन्यू 300 रुपए, बराबर है कि नहीं? ये यहां जो प्रॉफिट कमा रहा है लेट्स से 20 रुपए कमा रहा है, वो प्रॉफिट 40 रुपए कमा रहा है, बराबर है कि नहीं है? वो प्रॉफिट भी ज्यादा कमा रहा है, रेवेन्यू वाइज भी ऊपर है, बराबर है कि नहीं है? फिर भी एक का वैल्यू ज्यादा है और एक का वैल्यू कम है. ये आज की तारीख में दुनिया में एग्जिस्ट करता है, हमारे कंट्री का बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबल स्टॉक मार्केट, बराबर है कि नहीं है? व्हाई डू यू थिंक सो? रीजन क्या रहेगा इसके पीछे? You can raise your hand. I'll ask you the answer. Yes. Time component. कि Tesla is trying to be very fast when compared with Toyota. Okay. Shift in technology. अच्छा, तो तुझे लगता है जो Tesla टेक्नोलॉजी यूज करता है वो बेटर है? वो फ्यूचरिस्टिक है. Toyota पास्ट हिस्टोरिक हो गया. ओके, मतलब ओल्ड है कंपेरेटिवली. अच्छा, ज्यादा पॉसिबल है किसके लिए? टेस्ला के लिए. क्यों? ईवी है इसलिए, ईवी कम है इसलिए. एनीवन एल्स? यस. एक्सपेंशन ऑफ द कंट्री. टोयोटा उससे डबल कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है. टेस्ला का तो अच्छा स्कोप ज्यादा है, छोटा बिजनेस है, बड़ा हो जाएगा. अच्छा, हाँ, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत है, ये सब बात नहीं करेंगे क्लास में, पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे मैं, बिल्कुल भी, प्लीज ध्यान रखना ये चीज. दिस इज नॉट राइट. और कुछ? यू आर राइट एब्सोल्युटली. आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग. हाँ, टेस्ला के पास यूएस का ब्रांडिंग है यार, ये गलत बात है. टोयोटा अच्छा ही है यार, ऐसा नहीं मन है. ठीक है, चलो ठीक है, बात सही है उसकी, गलत नहीं है. एनीवन एल्स? एक और थॉट प्रोसेस है. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज, यस, स्टेटस सिंबल. सो टेस्ला इज अ स्टेटस सिंबल, नॉट टोयोटा कंपैरेटिवली, यू ट्राइंग टू से? ओके. तो स्टेटस सिंबल इज क्रिएटेड, रिमेंबर दैट. सो ये आता है आपके फाउंडर के फ्लैम्बॉयंस से. मतलब आपका फाउंडर कितना, यू नो, आई डोंट नो द फैंसी वर्ड फॉर दिस, बट फ्लैम्बॉयंस इज एक्चुअली द राइट वर्ड इफ यू आस्क मी. बट आपका फाउंडर कितना दुनिया में चर्चित है, आपका फाउंडर कितना दुनिया में लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रीच कर सकता है, उन्हें बता सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है क्या सही है और क्या गलत है. लाइक टोयोटा का करंट सीईओ का नाम भी नहीं पता होगा आपको, बराबर है कि नहीं है? एंड आपको मेजोरिटी लोगों को शायद ये भी पता नहीं होगा टेस्ला के ओरिजिनल फाउंडर मिस्टर मस्क नहीं है. जो ओरिजिनल फाउंडर थे एमिनेम थे. देयर इज अ मैक एंड देयर इज अ मार्क, दो अलग अलग लोग थे जो बाद में अक्वायर Mr. Musk ने किया था after 1.5 year. Do you get my point? But can I say what gets sold is the new stories. You're understanding this? So yes, there is a concept called as product life cycle. क्या वर्ड है बच्चों? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको समझने के लिए कि कैसे छोटी सी चीज दुनिया के अंदर लोगों का परसेप्शन बदल देती है. लेट मी गिव यू दिस एग्जांपल. आपके कॉन्सेप्ट, आपके सिलेबस में कॉन्सेप्ट आएगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. सुना है कभी किसी ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट? ये बोलते हैं कि यार नॉर्मली
दुनिया में हर एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है। हर एक प्रोडक्ट का क्या होता है? लाइफ साइकिल होता है। उसके अंदर 4 फेजेस होते हैं। क्या होते हैं? 4 फेजेस। घबराइएगा मत, सब्जेक्ट शुरू नहीं कर रहे, सिर्फ वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस सब्जेक्ट कैन पोटेंशियली टीच मी इन अ वेरी रैशनल मैनर, जिससे मैं चीजों को सोच पाऊं, एनालाइज कर पाऊं। वो पॉइंट ऑफ व्यू अपन समझने का ट्राई कर रहे हैं। तो बच्चों ये बोलते हैं प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल में ना 4 स्टेजेस होते हैं। मतलब एक नया प्रोडक्ट पहले बार जब लॉन्च होता है, जब दुनिया में वैसा प्रोडक्ट होता ही नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल 2012 के अंदर पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल को दुनिया के सामने लाया गया। 2012 में टेक्निकली टेस्ला का जो पहला मॉडल था वो सक्सेसफुली बाहर आया एंड 2013-14 के बाद बिकना शुरू हुआ। वो दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशनरी चीज था। हालांकि चाइना एट द सेम टाइम वाज मेकिंग अ इलेक्ट्रिक व्हीकल, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, बट दे वर नॉट ट्राइंग टू सेल इट टू द वर्ल्ड. But US when they made their first electric vehicle, they started thinking that we will sell this to the entire world. तो सोचिए 2012, 2014 में जब पहली बार आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल ला करके लॉन्च करके दुनिया के सामने रखा और लोगों को बोला शायद आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करना चाहिए, सबसे पहला रीजन क्या दिया बेचने का? वो ग्रीन। बेसिकली आप जो पेट्रोल डीजल वाला गाड़ी यूज कर रहे हैं ना, इससे एनवायरमेंट को डैमेज हो रहा है। सबसे बेस्ट तरीका था लोगों को कन्विंस करने का, आप एनवायरमेंट को सेव करो और अपने पॉकेट के लिए भी इकोनॉमिकल रास्ता ढूंढो कि आपको हर महीने जो पेट्रोल और डीजल के लिए पे करना पड़ रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड उतना पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। दैट इज द मेन थॉट प्रोसेस अगर आप मुझे पूछेंगे। सो फर्स्ट फेज नॉर्मली प्रोडक्ट के लिए कहलाता है इंट्रोडक्शन फेज। इंट्रोडक्शन फेज वो फेज होता है जब लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता भी नहीं होता, जब लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ता है व्हाई दिस प्रोडक्ट कैन बी यूजफुल, इसका यूटिलिटी क्या है, आपको इसका फायदा क्या हो सकता है। वो फेज कहलाता है इंट्रोडक्शन फेज। जब धीरे धीरे लोगों को प्रोडक्ट समझ में आए, उसकी वैल्यू समझ में आए, तब लोग उस प्रोडक्ट को इन क्वांटिटी बाय करना धीरे धीरे शुरू करते हैं। शुरुआत हमेशा जैसे फॉर एग्जांपल कम क्वांटिटी में होगी। जो लोगों को लगता है नहीं भाई मैं ही दुनिया के एनवायरमेंट के हिसाब से सोच रहा हूं, चाहे भली इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉस्ट ज्यादा रहेगा पर मैं खरीदने को तैयार हूं। क्या ना इसे इनिशियल फेज में इंट्रोडक्शन से जब हम ग्रोथ में एंटर करते हैं ना, तो आपके जो बहुत ही समझ लीजिए एंथुजियास्टिक लोग होते हैं वो लोग ये प्रोडक्ट खरीदना शुरू करते हैं। और ग्रोथ फेज जो होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होती है बिजनेस की। इस फेज में ऐसा होता है एक कंपनी 1 बिलियन से 100 बिलियन जा सकता है, 1 बिलियन से 1000 बिलियन भी जा सकता है। ये फेज को डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि नया प्रोडक्ट दुनिया का 50% पॉपुलेशन एक्सेप्ट कर लेगा या 70% पॉपुलेशन एक्सेप्ट कर लेगा या 10% एक्सेप्ट करेगा, ये पता करना मुश्किल होता है। सब कुछ क्या होता है? फोरकास्टेड होता है। सब कुछ क्या होता है? फोरकास्टेड। आप फोरकास्ट कर रहे हो, आप अज्यूम कर रहे हो शायद दुनिया में 70% व्हीकल्स क्या हो जाएंगे? ईवी हो जाएंगे। तो आज तो लिटरली 0.07% भी नहीं है। तो अगर यहां से 70% की जर्नी होगी और इन्फ्लेशन आएगा तो जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाला कंपनी रहेगा वो कितना पैसा कमा सकता है। इस थॉट प्रोसेस के साथ में वैल्यूएशन क्रिएट होना शुरू होता है। क्या होता है? वैल्यूएशन क्रिएट होना। ये थॉट प्रोसेस है कि आज तो यार हम 7 गाड़ी बना करके बेच रहे हैं, यहां से हम 7 लाख गाड़ी पर मंथ बेचेंगे आने वाले टाइम में। तो अगर 7 गाड़ी से मैं इतना पैसा कमा सकता हूं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब अप्लाई होगा तो 7 लाख गाड़ी से मैं कितना पैसा कमा पाएगा। भले आज पैसा नहीं कमाया होगा पर कितना पैसा कमा पाएगा। ये थॉट प्रोसेस से आपके बिजनेस में क्या होता है? वैल्यू क्रिएट होना शुरू होता है। अब प्रॉब्लम क्या है? टेस्ला है यहां पे, दिस इज वेयर टेस्ला इज इन द मिडिल, डू यू गेट माय पॉइंट? एंड दिस इज वेयर टोयोटा इज। Are you understanding the difference? तो भले ही टोयोटा रेवेन्यू वाइज ज्यादा होगा, यू अंडरस्टैंडिंग दिस, भले ही टोयोटा आज प्रॉफिटेबिलिटी वाइज अच्छा होगा, बट अगर टोयोटा कुछ नया ऐसा ना करे जिससे वो यहां से वापस कहां पे आ जाए? ग्रोथ फेज में आ जाए। अब ये रिवर्स करना मुश्किल होता है। रिवर्स करना क्या होता है? मुश्किल होता है क्योंकि आपने ऑलरेडी पेट्रोल डीजल का बेस्ट गाड़ी बना के बेच दिया। टोयोटा ने उसके बाद में हाइब्रिड इंजन बना करके बेचने शुरू कर दिया। आज हाइब्रिड के मामले में टोयोटा इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड इफ यू आस्क मी। तो मतलब उनके पास जो पोर्टफोलियो में है सब खाली होने को आ गया है। तो कहना इसे मुझे डर क्या है? यहां मेच्योरिटी फेज से आगे का फेज क्या है? डिक्लाइन फेज है। मेच्योरिटी फेज से डिक्लाइन फेज ही अगला आने वाला है। मतलब यहां से आगे सेल्स कमी होने वाली है, यहां से आगे प्रॉफिट क्या होने वाला है? कमी होने वाला है धीरे धीरे। इस वजह से लोग उस बिजनेस को वैल्यू क्या करते हैं? कम करना शुरू कर देते हैं और उस बिजनेस को वैल्यू ज्यादा देते हैं जो कहां पे होता है? ग्रोथ फेज में होता है। बट यू नो एक दुनिया में डिबेट शुरू हो गया है। अभी 2024 का बात कर रहा हूं मैं, दिस इज व्हाट वी आर अवेयर, बराबर है कि नहीं है। बट अगर आप ऑटोमोटिव सेक्टर को ही डिटेल में पढ़ना शुरू करोगे, टेस्ला अभी जो कार बनाने के लिए बैटरी यूज कर रहा है, इट इज कॉल्ड एज लिथियम आयन बैटरी। इट्स कॉल्ड एज लिथियम आयन बैटरी। उसके ऊपर भी रिसर्च हुआ कि भाई इस बैटरी से दुनिया को एक्चुअली कितना नुकसान होगा, फायदा होगा कि भी नहीं होगा। ये बैटरी का साइज बड़ा होता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, बैटरी कॉस्ट इज वेरी हाई कॉस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समवन सेज एंड यू नो मेजॉरिटी पीपल इन द इंडस्ट्री ये बिलीव करते हैं टोयोटा on the sideline is making a different category of battery. It's called as solid state battery. It's called as solid state battery, जो lithium ion battery के problems को solve करेगा।
मतलब कंपेरेटिवली वेट वाइज कम होगा, गाड़ी का वेट कम होगा, एफिशिएंसी बेटर होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? रिपेयर्स मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगा, एनवायरमेंट को डैमेज कम करेगा। बट अभी तक टोयोटा ने कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करके दुनिया को नहीं बोल दिया कि मेरा ये प्रोडक्ट क्यों टेस्ला से सुपीरियर होगा या आने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल से सुपीरियर होगा। दे आर वर्किंग ऑन दिस एंड इट इज प्रिडिक्टेड बाय 2027, बाय 2027 टोयोटा में अराइव एट अ कंक्लूजन कि भाई सॉलिड स्टेट बैटरी काम करने वाली कि नहीं करने वाली है। अगर वो होता है तो पीपल से टोयोटा विल बिकम न्यू टेस्ला, इट विल बिकम रिवर्स। दैट मीन्स नाउ योर टोयोटा विल गो हियर एंड योर टेस्ला विल गो हियर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ब्यूटी है। आपको इसीलिए ये नहीं देखना होता आज कोई कंपनी कितना पैसा कमा रहा है, बराबर है कि नहीं है। आपको ये सोचना है फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। एंड जिन इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट बदलते रहता है उस इंडस्ट्री में आई एम टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री वेटरन्स जो ईवी के बारे में बात करते हैं, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। बाइंग अ ईवी टुडे इज लाइक बाइंग एन आईफोन। एवरी ईयर देयर इज गोइंग टू बी बेटर आईफोन, एटलीस्ट व्हाट एप्पल वुड से। बेटर हो चाहे नहीं हो, बट बोलेगा ना कुछ तो बेटर है मेरे फोन के अंदर। कैन आई से सो इफ यू बाइंग अ ईवी इट्स लाइक योर फोन इज बिकमिंग स्लो ईयर बाय ईयर, your EV will become downgraded year by year. Are you understanding this? So your cars will start functioning like your smartphones. Your cars will start functioning like your smartphone. So someone who can come up with better technology day by day, only they will be able to survive and succeed in this market. So they say you don't know what Tesla achieved in 2012 to 2022. 2021-22 के अंदर they were at the peak, if you ask me. That can be the next 10 years for Toyota once again. जो टोयोटा ने 80 साल में अचीव नहीं किया होगा वो आने वाले 8 साल में अचीव कर सकता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे रियलाइजिंग कि ओवरऑल इंडस्ट्री कैसे चेंज होता है एंड देन अकॉर्डिंगली कम अप विद अ प्रोडक्ट। आई होप थोड़ा बात समझ में आया होगा, पक्का। अब आप बोलेंगे सर व्हाई आर यू कंपेयरिंग टोयोटा टेस्ला, दोनों कंपनी हमारे पास में यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं इंडिया के अंदर। व्हाई नॉट कंपेयर विद टाटा मोटर्स, व्हाई नॉट कंपेयर विद महिंद्रा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाटा मोटर्स इन महिंद्रा टुडे? यू नो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज मार्केट कैप। मार्केट कैप इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैप का मतलब होता है बच्चों टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन द मार्केट मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। इट्स द वैल्यू ऑफ द कंपनी इन अ सिंपल मैनर, इट्स द वैल्यू ऑफ द कंपनी। क्या वैल्यू आपके सबसे बच्चों? टाटा मोटर्स का, महिंद्रा का अप्रोक्सीमेटली इंडिया में आज 3 लाख करोड़ के आसपास कितना वैल्यू है? टेस्ला इज 25 टाइम्स अहेड ऑफ देम। बट एक्चुअली आप शॉक में आओगे, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बोलता हूं। टाटा मोटर्स का रेवेन्यू देखोगे इज लिटरली 40% of Tesla's revenue. So now, revenue-wise, Tata Motors is 40% of Tesla. Profit-wise, Tata Motors is somewhere around 25-30% of Tesla. But value-wise, Tesla is 25 times more than Tata Motors. और वो तो सुनो, टाटा मोटर्स का स्टॉक आज 800 पे चल रहा है, इसलिए 3 साल पे टाटा मोटर्स 100 रुपए के नीचे था। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। क्यों इतना गैप है? समटाइम्स जैसे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ओवर डाइवर्सिफिकेशन। एक वर्ड होता है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। टेस्ला का सारा पैसा आ रहा है 3 कार के मॉडल से। वो 3 प्रोडक्ट को इतना बढ़िया से यूज कर सकता है और अपना रेवेन्यू बढ़ा सकता है। उसे 3 या 4 ही मॉडल दुनिया को जाके बेचने का है। टाटा मोटर्स को इतने मल्टीपल पोर्टफोलियो इंडिया में बेचना है, जेएलआर जैगुआर लैंड रोवर इसके अंदर आता है, उसके अलग अलग प्रोडक्ट को बेचना है, उसका हर प्रोडक्ट चलना चाहिए। यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो कहना इसे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर है। वाइल इन कम्स ऑफ टेस्ला, दुनिया में ये साइकोलॉजी चेंज हो गया बच्चों। जैसे सैमसंग के पास इतने सारे बिजनेसेस है, बराबर है कि नहीं है, बट ओवरऑल वैल्यू वाइज एप्पल इज मोर देन सैमसंग। जबकि एप्पल का डिपेंडेंसी कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर ही बहुत ज्यादा है, बराबर है कि नहीं है। बट ऐसा माना जाता है कुछ प्रोडक्ट्स में आप स्पेशलाइजेशन करके मार्केट में जो मोनोपोली जैसा पोजीशन है आपका, उसको रिटेन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रिटेन। जब आप 1000 प्रोडक्ट बेचते हो ना, तब आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हर प्रोडक्ट में अचीव करना मुश्किल होता है। इसीलिए वैल्यूएशन उस कंपनी को ज्यादा मिलता है जो शायद कम वेराइटी बेचता है पर ज्यादा क्वांटिटी बेचता है और कंसिस्टेंटली बेचता है। यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये दुनिया में एक बिजनेस को गाइड कौन करेगा? कंसल्टिंग फर्म्स गाइड करेंगे। कंसल्टिंग के जो बिजनेस के लोगों को हायर किया जाएगा वो लोग गाइड करेंगे। थोड़ा ही ऐसा ही ओवरव्यू आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में दिया जाएगा। वो ये नहीं बताएंगे मैं नया मग कैसे बनाना शुरू करूं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। वो ये बोलेगा अगर ये बनाया है तो उसको पूरी दुनिया में कैसे बेच सकते हो, उसके लिए थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस। थोड़ा बात समझ में आया आपको? कैन वी गेट स्टार्टेड विद बेसिक्स? चलिए, लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड व्हाट इज योर सिलेबस। बच्चों, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिंपल शब्दों में अगर आप मुझे पूछेंगे, मान लो एक बिजनेस है,
जो आज कोई अच्छे स्केल पे काम कर रहा है, यू कैन टेक एनी एग्जांपल, टाटा मोटर्स ले लो, ऑटोमोबाइल बाहर से बाहर निकलना है, आईटी सेक्टर में जाना है, टीसीएस एक कंपनी है उसका एग्जांपल ले लो, टेक एनी बिजनेस, आप आईटीसी ले सकते हो, जो बिजनेस आपको पसंद है, थिंक अबाउट अ बिजनेस टुडे। एक बिजनेस को सबसे पहले पता होना चाहिए वेयर आर वी, क्या पता होना चाहिए, वेयर आर वी, इसको बोलते हैं आपका करंट सिचुएशन एनालाइज करना। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, करंट सिचुएशन एनालाइज करना। आपने कभी स्कूल में सुना है एक एनालिसिस होता है स्वॉट एनालिसिस, सुना है क्या ये वर्ड, SWOT, हैव यू हर्ड दिस वर्ड? व्हाट इज SWOT बच्चों? स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, बराबर है कि नहीं है? ये स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जो होते हैं ना, ये इंटरनल होते हैं, ये क्या होते हैं, इंटरनल होते हैं। एंड अपॉर्चुनिटी थ्रेट क्या होता है बच्चों, एक्सटर्नल होता है। मतलब आपको एज अ बिजनेस सबसे पहले यह एनालाइज करना चाहिए कि आज की तारीख में अगर मैं मेरे बिजनेस के बारे में सोचूं तो मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या है, कहां मुझे मार्केट में आज अपॉर्चुनिटी नजर आता है और कहां मुझे मार्केट में थ्रेट्स नजर आते हैं। इस एनालिसिस को बोलते हैं SWOT, दैट इज स्वॉट एनालिसिस। मतलब इससे आपको पता चलेगा आज हम कहां हैं। आर वी द वन जिसके पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है? सुना क्या वर्ड मार्केट शेयर? मार्केट शेयर मतलब अगर टोटल मार्केट में 100 प्रोडक्ट बिकते हैं, उसमें 60 प्रोडक्ट मैंने बना करके बेचे, तो मेरा मार्केट शेयर कितना हो गया, 60% हो गया। मतलब मैं ट्राई करूंगा हर चीज, चाहे आप ग्रुप 1 पढ़ के आए हो या नहीं पढ़ के आए हो, आपको हर चीज समझ में आए, विल गो विद दैट पेस, डोंट वरी अबाउट इट। मतलब इन सिंपल टर्म्स, अगर मैं आज की तारीख में मार्केट में 100 में से 60 प्रोडक्ट बना के बेचता हूं तो मेरा मार्केट शेयर कितना हो गया, 60%। ये मेरा स्ट्रेंथ हो सकता है, ये क्या हो सकता है, मेरा स्ट्रेंथ हो सकता है। मेरे प्रोडक्ट में कुछ ऐसा रहेगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल इंडिया में मारुति इतने सालों तक क्यों बिकता था? सेलिंग पॉइंट क्या था मारुति का? माइलेज। एंड दूसरा था माइलेज, नंबर 2 वाज योर रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट। आपको सर्विस मारुति का किधर भी मिलेगा, पूरे इंडिया में कोई भी छोटे टाउन के अंदर गाड़ी अगर आपका रुक गया, फॉर एग्जांपल कोई भी लोकल मैकेनिक के पास जाओगे, मारुति को ओपन करेगा, ठीक कर देगा। वही ऐसा बोलते थे, इफ यू गो टू एनी जर्मन कार, वो गाड़ी को ओपन भी नहीं करेगा, वो बोलेगा ओपन करने के बाद में मैकेनिज्म क्या रहेगा मेरे को पता नहीं चलेगा। तो शायद मारुति के लिए विजिबिलिटी पूरे इंडिया के अंदर होना बहुत आसान था, बराबर है कि नहीं? बट मारुति का प्रॉब्लम था, वो कभी प्रीमियम प्राइस चार्ज नहीं कर पाया। तब उन्होंने क्या ब्रांड क्रिएट किया, नेक्सा क्रिएट किया। व्हाई मारुति हैड टू क्रिएट नेक्सा? टू चार्ज अ प्रीमियम प्राइस। लाइक टोयोटा क्रिएटेड लेक्सस, उनको भी लेक्सस बनाना पड़ा ताकि वो प्रीमियम प्राइस चार्ज कर पाए। आज जो सेम ही गाड़ी होती है, बस नए लोगों के अंदर बेचता है, थोड़ा बेटर प्रीमियम क्वालिटी का इंटीरियर वगैरह देकर के, और क्या प्राइस चार्ज करता है, प्रीमियम प्राइस चार्ज। हर बिजनेस को ये करना पड़ता है, दिस इज पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो सर सबसे पहले समझना चाहिए वेयर आर वी, हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, कहां अपॉर्चुनिटी और कहां मार्केट में क्या है, थ्रेट है। ये होता है आपका स्टेप नंबर 1। मैं आपको एक प्रोसेस दिखाता हूं, ये आपके सिलेबस में नहीं है पर मैंने आपके मॉड्यूल में रखा है। अगर आपके पास मॉड्यूल हो तो कम टू चैप्टर नंबर 1 के एकदम एंड में, इट्स ऑन पेज नंबर 1.20, एक प्रोसेस लिखा हुआ रहेगा। इट्स ऑन 1.20, आर यू देयर गाइस? ये आपके सिलेबस में नहीं, घबराने का जरूरत नहीं। देखो इधर क्लियरली लिखा है, जो कवर नहीं है देखो, नॉट कवर्ड इन आईसीआई मॉडल, दिख रहा है क्या आपको ये चीज? पर मुझे लगता है ये पढ़ाना जरूरी है, इसके बिना आपको समझ नहीं सकता स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है। मतलब एटलीस्ट बेसिक ओवरव्यू तो आपको आना ही चाहिए, भले ही ये सब याद करने की लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो नहीं आएगा, बराबर है। चलिए, व्हाट इज दिस प्रोसेस, देखिए क्या बोलता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ना एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस। प्रोसेस है मतलब स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, प्रोसेस है मतलब क्या इन्वॉल्व होंगे, स्टेप्स। पहला स्टेप देखो क्या बोला उसने, वेयर आर वी नाउ, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। मतलब सबसे पहले एज अ बिजनेस एनालाइज करो आज की तारीख में आप कहां पर हो, आज की तारीख में आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, क्या मार्केट में आपके नाम पे अच्छा चल रहा है और क्या बुरा चल रहा है। सेकंड एग्जांपल, थिंक अबाउट ओयो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, थिंक अबाउट इट। उनके लिए चैलेंज ये है, फैमिली क्राउड को कैटर करना बहुत मुश्किल है, बराबर है कि नहीं? प्रीमियम क्राउड को कैटर करना मुश्किल है, ये उनका आज की तारीख में वीकनेस है, बराबर है कि नहीं? बट यू नो योर अनमैरिड पीपल, योर यंग पीपल, उन्हें कैटर करना, समवन हु वांट्स टू पे लेस प्राइस, उनके लिए कैटर करना आसान है। क्या ऐसे ही ओयो का स्ट्रेंथ आज की तारीख में? तो आप अगर हर अपने बिजनेस के बारे में सोचेगा 5 मिनट में, ओयो का मेन स्ट्रेस क्या रहेगा, बढ़िया वैल्यूएशन क्रिएट करने के लिए मेरे को प्रीमियम सेगमेंट का कस्टमर लगेगा कि नहीं लगेगा?
तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई तो मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा ना यार, जिससे अल्टीमेटली मुझे उसके लिए क्या मिले, प्रीमियम प्राइस मिले। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो हर बिजनेस को एक्चुअली पता होता है उसका स्ट्रेंथ क्या है एंड उसका वीकनेस क्या है। अगर बिजनेस को अपना स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं पता है तो उसके लिए आगे का डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। वो फिर ट्रायल एंड एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रायल एंड एरर। चल भी सकता है और शायद नहीं भी चलेगा। इसीलिए बोला जाता है एक बिजनेस को स्ट्रेटेजाइजिंग करने के लिए, नया थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए सबसे पहले सोचना चाहिए वेयर आर वी नाउ। आज आप कहां हो इसके बारे में आपको बढ़िया एनालिसिस करना चाहिए। अब क्या होता है बच्चों, आपको बोला ना आपके बिजनेस में क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, आप अपने बिजनेस का स्ट्रेंथ बताओगे, वीकनेस नहीं बताओ। बराबर है कि नहीं है? चाहे आप कितने भी लोगों का सेल्स पिच सुन लीजिएगा, वो प्रोडक्ट का अच्छा बात बताएंगे, बुरा बात नहीं बताएंगे। जब कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के पास जाओगे तो उसका बुरा बात बताएंगे, वो अपना अच्छा बात बताएंगे। बराबर है कि नहीं है? दैट्स हाउ द बिजनेस वर्क्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सेम प्रॉब्लम बिजनेस के डिसीजन को लेके आता है। आपको एज ए मैनेजमेंट बोला आपका वीकनेस क्या है, वो बताएगा नहीं आंसर। तो अगर मैनेजमेंट को बोला वेयर आर वी ना, वो बोले बहुत बढ़िया पोजीशन है, हमने जो 10 साल पहले सोचा था उससे तो बहुत बढ़िया है। अब किसी को पूछ लो, हर किसी का आंसर ये रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि वो खुद के पास से कंपेयर करेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। और खुद का पास्ट अगर बेटर निकला गलती से फॉर एग्जाम्पल, तो किसी और के प्रेजेंट से कंपेयर करेगा। डिपेंडिंग अपॉन अपने आप को हमेशा बेटर दिखाने का ट्राई करेगा। बराबर है कि नहीं है? इसीलिए पता है क्या बोलते हैं, खुद से मत करो ये काम, इसके लिए काम करो, क्रिटिक को लेके आओ। क्रिटिक, समवन हु कैन एक्चुअली क्रिटिकली एनालाइज यू, मतलब हायर अ कंसल्टिंग फर्म, मतलब हायर अ कंसल्टिंग फर्म। बाहर वाले फर्म को लेके आओ, उसको बोलो तुम्हारे बिजनेस को एनालाइज करो, तुम्हारे बिजनेस के अंदर स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, ढूंढो। क्या ना इसे स्टेप नंबर 1 परफॉर्म करना पड़ेगा। तुम खुद से लगाओ या किसी थर्ड पार्टी कंसल्टेंट को बुला लो। इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू। नंबर 2 देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेयर वी वांट टू। सेकंड स्टेप आता है आप यहां हो। अब एग्जैक्टली आज अगर आपसे पूछा आने वाले 5 साल में आप क्या प्रोडक्ट बना के बेचना चाहते हो, आने वाले 10 साल के अंदर आप एग्जैक्टली क्या अचीव करना चाहते हो, दैट इज डिफाइनिंग योर, सुना क्या वर्ड, विजन। विजन इज वॉट यू वॉन्ट टू बी। इट्स अ फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट, इट्स अ फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट। यहां से डिसाइड करो आप कहां जाना चाहते हैं। ये पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ यू कैन नॉट डिसाइड एज अ बिजनेस व्हाट आई वांट टू अचीव, हाउ विल यू मेक अ पाथ। इट्स लाइक अ बीकॉम लेवल एग्जांपल। अगर गूगल मैप्स में डेस्टिनेशन नहीं तो बताओगे तो रास्ता कैसे बताएगा वो आपको। तो कहना इसे आपका स्टार्टिंग पॉइंट से आपको बताना पड़ेगा ना वेयर यू वांट टू बी, देन ओनली यू कैन थिंक अबाउट द राइट पाथ। कौन सा सही पाथ रहेगा जो मुझे वहां तक ले जाने में क्या करेगा, मदद करेगा। स्टेप नंबर 1 इज वेयर आर वी नाउ, स्टेप 2 इज वेयर यू वांट टू बी। व्हाट इज स्टेप नंबर 3 देखो जरा, फाइंड डिफरेंट वेज। मतलब एग्जैक्टली कौन कौन से तरीके हैं वो अचीव करने के जो हम लोग एक्चुअली में अचीव करना चाहते हैं। मे बी मस्क को रियलाइज हुआ कुछ नहीं, प्रेसिडेंट हमारा होना चाहिए। That is the only way if I want to survive in US in the next 10 years, because US is growing significantly. हर किसी को अपना मैकेनिज्म ढूंढना पड़ता है, समझिए मेरा बात। You have to find a way कि आप किस तरीके से इंश्योर करेंगे कि आप जहां से और जहां जाना चाहते हैं उसके अलग अलग ऑप्शंस क्या होंगे। वो अलग अलग ऑप्शंस ढूंढिए, उनको एनालाइज कीजिए, उन्हें क्या कीजिए, एनालाइज कीजिए और सही ऑप्शन को चूज कीजिए। स्टेप नंबर 4 इज विच वे इज द बेस्ट वे। जब सब कुछ एनालाइज करेंगे तभी तो पता चलेगा ना, आज मुझे लगता है ऑप्शन ए इज द बेस्ट या ऑप्शन बी इज द बेस्ट। सही रास्ता क्या है ढूंढने के लिए आपको सारे ऑप्शंस को क्या करना पड़ेगा बच्चों, एनालाइज करना पड़ेगा, फिर सही ऑप्शन को आपको चूज करना पड़ेगा। अच्छा मान लो आपने सही ऑप्शन चूज तो कर लिया, बट सुनिए प्लान करना बहुत आसान होता है, सबसे मुश्किल चीज होती है इंप्लीमेंटेशन। क्या मुश्किल चीज होता है, इंप्लीमेंटेशन। आफ्टर चूजिंग द बेस्ट वे यू हैव टू एंश्योर अराइवल। एंश्योर अराइवल मतलब आपने वहां पहुंचना चाहिए जहां आप जाना चाहते हैं। मतलब एग्जैक्टली आपने बोलना चाहिए दिस इज व्हाट वी वांटेड टू बी इन 2030 एंड दिस इज वेयर वी आर। अगर शॉर्टफॉल है तो भी बताओ और ज्यादा बेहतर अचीव कर लिया तो वो भी बताओ। ये आपने क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए। ये पूरा साइकिल कहलाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसमें कहां आपको सिखा रहा है बिजनेस कैसे करना है। आपको सोचना पड़ेगा ये बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मुझे सोचना पड़ेगा ये बिजनेस में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, फिर सोचना पड़ेगा बिजनेस क्या अचीव करना चाहता है और फिर वो आगे का रास्ता आपको बताएगा। ये मैकेनिज्म कहलाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब अगर आप मुझे पूछेंगे सर साउंड तो बहुत बोरिंग कर रहे हैं, बिकॉज इट साउंड्स लाइक अ प्रोसेस, दैट इज व्हाई ये यू शुड बी थैंकफुल इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। पीपल एक्चुअली पे lakhs and crore to study management and they go to a business school. एक बिजनेस स्कूल में क्या सिखाते हैं आपको, आपके कोई भी मैनेजमेंट कोर्स का जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट रहेगा उसका 80% सिलेबस सेम रहेगा। द ओनली डिफरेंस इज यू आर अ ग्रेजुएट बाय दैट टाइम, यू वुड हैव वर्कड फॉर 2-3 years, और अगर आप इंडिया के बाहर एमबीए करने के लिए गए तो कम से कम 5-6 साल का वर्क एक्सपीरियंस रहेगा। तब यही बात अगर आपको बोली जाएगी आपको ज्यादा सेंसिबल लगेगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस।
द टॉपिक विल रिमेन सेम, द थॉट प्रोसेस विल चेंज. आज जो आप सोच रहे होंगे और जो 7 साल बाद सोचेंगे उसमें क्या रहेगा, गैप रहेगा. मैनेजमेंट वही रहने वाला है. मैनेजमेंट एज अ कॉन्सेप्ट डजंट चेंज. ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 20 ईयर्स भी ऐसे पढ़ाया जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. इट्स जस्ट दैट सही इंसान को सही समय पर अगर पढ़ाया तो उसका एप्लीकेशन क्या हो जाता है, बेहतर हो जाता है. अब आपके सिलेबस में, इसलिए आप तो सिर्फ सोचेंगे मेरे को पास करना है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. बट मेरे हिसाब से फॉर सम ऑफ यू एक नया गेट वे ओपन होगा. क्या कंसल्टिंग वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है? डू आई सी माई सेल्फ वर्किंग देयर? सी, टुडे यू गाइस आर प्रीटी यंग, ऑल बिलो 20. कैन आई एक्सपेक्ट दैट? अराउंड 20 लेट्स से, बराबर है. यू विल बी थिंकिंग अबाउट व्हाट विल बी योर करियर पाथ. आप में से बहुत सारे बच्चे तो छोटे टाउन से अलग अलग जगह से पूना के अंदर हैं, बराबर है कि नहीं? यू मस्ट बी थिंकिंग आई स्टार्ट माई आर्टिकलशिप हियर, पोस्ट क्वालिफिकेशन में क्या काम करने के लिए जाऊंगा. एंड मेजोरिटी ऑफ यू माइट नॉट बी इवन अवेयर कि मुझे काम क्या करना चाहिए. So this is the time to understand multiple subjects, explore different world, and then try to find a path कि exactly मुझे पसंद है, शायद मुझे ये करने का मन करेगा. वो आइडेंटिफाई करना ही आपका आज ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. Obviously, along with that, complimentary आप एग्जाम पास भी कर लो. You know what I mean, right? एग्जाम पास करना चाहिए. एट द सेम टाइम खुद के लिए रास्ता भी तो ढूंढना चाहिए ना, मुझे क्या अचीव करने का है. अगर आप वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और आप वैसा, जैसे इंडिया में कहावत है, पहले इंजीनियरिंग खत्म कर लीजिए फिर डिसाइड कर लीजिए क्या करना है. तो पहले आप बीकॉम खत्म कर लीजिए, सीए इंजीनियरिंग खत्म कर लीजिए, देन यू मेक अ डिसीजन. इज नॉट राइट. दिस इज द राइट एज. रादर आप आज की तारीख में कंप्लीटली अनबायस्ड सोचेंगे क्योंकि आप फियरलेस, आपको डर ही नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है क्या होगा, जो है वही रहेगा. So you're currently not making anything. Do you get my point? You don't have anything much to lose as of now. And at a young age, people are very fearless. And they're able to think that I can actually try to achieve this because you don't know what will be the repercussion. तो आप एक्चुअली फ्रीली सोच सकते हैं. तो इसीलिए जब आप कोई सब्जेक्ट को पढ़ें थोड़ा ओपन माइंड रखें. हाँ, क्या मेरे हिसाब से मेरी जिंदगी इसके अराउंड बन सकती है. और एक जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब ये एफएम के अगेंस्ट साउंड कर सकता है आपको. डोंट जस्ट थिंक अबाउट हाउ मच मनी इज देयर. Because if you will just think about only one aspect, do you get my point? What may happen is you may end up making money, but what if you don't like what you do? I hope you understand this. Both has to go at the same time in sync. अब मैं मानता हूँ सर, at this age don't tell us सर कि पैसा important नहीं है. And you're telling us कि क्या करना चाहते हो ज़्यादा important है. सर आज हम क्या करना चाहते हैं हमको पता ही नहीं. तो आज हमको important priority is M vitamin, जो आपने सुना होगा, बराबर है कि नहीं है? So I understand, but this is a short thought process according to me. In a longer point of view, it's also about what exactly you want to achieve. That is also equally important. I would say give a equal weightage. घबराइए मत, notebook पे जाइए. Let's get. Do you have a notebook? Okay. For strategic management, we need a notebook, and you will have to write every day few things. ये simple rules है अपने क्लास के, बराबर है कि नहीं? है क्या नोटबुक आज? कितने लोगों के पास में नहीं है नोटबुक? नहीं है. ओके, कोई बात नहीं, पड़ोसी से एक पेज ले लो, आज उस पर लिखो, कोई दिक्कत नहीं. कल से मेरे को प्रॉपर एक नोटबुक चाहिए. ओके, नोटबुक में जाइए, गिव अ नेक्स्ट हेडिंग. द फर्स्ट हेडिंग फॉर टुडे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. अच्छा, ऑनेस्टली वी डोंट नीड अ वेरी थिक नोटबुक फॉर एसएम. पूरा एसएम का सिलेबस ही, अब अपना बुक ही 170-180 पेज का है. समझा क्या मेरा? इसमें से अपन कितना ही लिख लेंगे, मतलब मेरे हिसाब से 140-150 पेज इज मोर देन सफिशिएंट. उसमें आपका सारा प्रैक्टिस वगैरह हो जाएगा. एक्स्ट्रा पेजेस है तो कोई और सब्जेक्ट में यूज कर लेना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है. ठीक है बच्चों, चलिए नोटबुक में जाइए, गिव अ फर्स्ट हेडिंग, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड. गिव अ नेक्स्ट हेडिंग, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड in the strategic management process. Steps involved in a strategic management process. Steps involved in a strategic management process. Steps involved in a strategic management process. Brackets में लिख दो, नॉट पार्ट ऑफ आईसीए मॉड्यूल. ये आपके नॉलेज के लिए, रेफरेंस के लिए, ये चीज आगे कनेक्ट होगी बहुत जगह पे, ताकि आपको सही में प्रोसेस का मतलब समझ में आएगा. नॉट पार्ट ऑफ आईसीए मॉड्यूल. राइट डाउन स्टेप नंबर 1. वेयर आर वी नाउ? स्टेप नंबर 1, वेयर आर वी नाउ? दैट इज परफॉर्मिंग. वेयर आर वी नाउ? दैट इज परफॉर्मिंग सिचुएशन एनालिसिस. दैट इज परफॉर्मिंग सिचुएशनल एनालिसिस. ब्रैकेट्स में लिखो स्वॉट एनालिसिस. सिचुएशनल एनालिसिस, ब्रैकेट्स में लिखो स्वॉट एनालिसिस. SWOT.
SWOT। देखो बच्चों, सबसे बड़ा रिस्क थ्योरी सब्जेक्ट में एक ही होता है। मैं यहां पे आऊंगा, बहुत बात करूंगा, एंड आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर में तुम सैम्पलिंग लगाओगे, बराबर है कि नहीं, कितना सुनना है कितना नहीं सुनना है। मेजोरिटी ऑफ यू विल नॉट राइट एनीथिंग, डू यू गेट माई पॉइंट? एंड 15-20 दिन के बाद में इट विल लुक लाइक अ गुड स्टोरी जो खत्म हो गया। जितना हम डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा साथ साथ में लिखेंगे, बिकॉज आई बिलीव व्हेन यू राइट यू एक्चुअली अंडरस्टैंड बेटर। एंड ऐसा नहीं कि अपने को ब्लाइंडली बहुत दिखते, वी शुड बी स्मार्ट, वी शुड नो व्हाट टू राइट, we should know how much to write, we should know what is the expectation of ICAI. See, I believe there should be a balance कि अपने को सब सीखना है, पूरा अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए, थोड़ा बाहर का नॉलेज भी आना चाहिए, एट दैट सेम टाइम ICAI का एग्जाम भी पास होना चाहिए। We have to be, in balance with both the aspects. Do you get my point? तो जब आपको लिखवा रहा हूं, ये प्लीज समझिए, मेरे को टॉर्चर करने में कोई मजा नहीं आता, बट आई बिलीव जब आप लिखेंगे तो एक्चुअली आप उसके बारे में बेहतर सोचेंगे, वही चीज सुनने के बाद वापस लिखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। मे बी वी कैन हैव मोर डिस्कशन ऑन, इफ यू हैव एनी डाउट्स अराउंड इट, तब जाके आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। यही एक मेन थॉट प्रोसेस है और कुछ नहीं है। क्योंकि देखो, ये ओपन बुक एग्जाम तो है नहीं, कि ऐसा नहीं है कि आप अपना ओपन बुक लेकर के जाएंगे, आंसर ढूंढना होगा आपको। वो होता है फाइनल के सिलेबस में एग्जाम नंबर 6, मालूम है ना? उसके लिए एक एग्जाम होता है जहां पे पेटी भर के बुक्स लेके जाते हो। ICAI का अभी तक एग्जाम है ऐसा, बाय द टाइम यू रीच फाइनल रहेगा कि नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं है, जैसा क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो हो सकता है मे बी आपको शायद ये अपॉर्चुनिटी ना मिले सूटकेस लेके जाने का, बट दैट काइंड ऑफ एग्जाम डजंट एग्जिस्ट फॉर यू गाइस। आपके लिए अभी भी वो एग्जाम है जहां पे आपको थोड़ा एप्लीकेशन करना पड़ेगा, थोड़ा मेमोराइजिंग करना पड़ेगा। इट्स अ बैलेंस, डू यू गेट माय पॉइंट? बट आई बिलीव हमको थोड़ा स्मार्टली अगर सब्जेक्ट अप्रोच किया, चीजें समझेगी, रहेगी दिमाग के अंदर, लिखेंगे भी आराम से, उसको फिर 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम एज वेल एज यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो स्टेप नंबर 1 लिखा हमने, सबसे पहले SM के अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में पता होना चाहिए हम आज की तारीख में कहां हैं। इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? स्वॉट एनालिसिस, मतलब हमारे स्ट्रेंथ्स ढूंढने पड़ेंगे, हमारे वीकनेसेस ढूंढने पड़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स क्या है वो समझना चाहिए। ये हमारा आज का प्रेजेंट सिचुएशन हो गया, इसको बोलते हैं वेयर आर वी नाउ। Write down step number 2, where we want to be. Step 2, where we want to be. That is where we want to be. That is coming up with a vision statement. Coming up with a vision statement. VISION, vision statement that is defining. Coming up with a vision statement that is defining what kind of customers you want to serve, what kind of customers you want to serve, comma, what kind of reputation you want to achieve, what kind of reputation you want to achieve, मतलब आप कैसा कंपनी बनना चाहते हो, कैसे कैसे कस्टमर्स या किस सेट ऑफ कस्टमर्स को आप केटर करना चाहते हो, एग्जैक्टली मार्केट में कैसा रेपुटेशन बिल्ड करना चाहते हो, ये होता है आप क्या बनना चाहते हो एज अ ऑर्गेनाइजेशन। फ्रॉम वेयर आर वी हैव टू डिफाइन वेयर वी वांट टू बी, एंड देन वी थिंक ओके, I know where I am today, I know what I want to be, now let me find out क्या रास्ता है, क्या तरीका है जिससे मैं इसको अचीव कर सकता हूं। दैट इज फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस की मैं कैसे अचीव कर सकता हूं। राइट डाउन स्टेप नंबर 3, हाउ माइट वी गेट देयर, हाउ माइट वी गेट देयर, दैट इज फाइंडिंग, हाउ माइट वी गेट देयर, दैट इज फाइंडिंग strategic alternatives, that is finding strategic alternatives। मतलब ऐसे क्या अलग अलग ऑप्शंस है, क्या तरीके हैं जिससे मैं वो अचीव कर सकता हूं जो मैं अचीव करना चाहता हूं। यू डिफाइन व्हाट यू वांट टू बी एंड देन यू फाइंड कि एग्जैक्टली कौन सा रास्ता मेरे को वहां तक लेकर के जाएगा। यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस, आपको यही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आएगा, कैसे मैं इन ऑप्शंस को इवैल्यूएट करूं, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, कौन सा ऑप्शन मे बी मेरे को शॉर्ट टर्म में वो अचीव करके नहीं देगा बट आने वाले 10 साल में डेफिनेटली अचीव करके देगा। वो आपका बेस्ट ऑप्शन आपको आइडेंटिफाई करके चूज करना होगा।
उसके लिए आएगा आपका स्टेप नंबर 4. राइट डाउन स्टेप नंबर 4. विच वे इज द बेस्ट? Which way is the best? That is, which way is the best? That is analyzing your alternatives. That is analyzing your alternatives and making appropriate decision. Analyzing your alternatives and making appropriate decisions. तो आपके अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज करो और सही डिसीजन जो आपको बराबर लगता है वो आपने क्या करना चाहिए? चूज करना चाहिए. दिस इज योर स्टेप नंबर 4. अब देखो, आपको लगेगा प्रोसेस खत्म हो गया, वेयर आर वी डिफाइन किया, वेयर वी वांट टू बी हो गया, क्या अलग अलग ऑप्शन ढूंढ लिया, सही ऑप्शन को चूज भी कर लिया. नहीं, सही ऑप्शन को चूज करना ये सब कुछ एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग के अंदर बैठ के कर सकते हैं. People can sit in a conference room and perform all these 4 steps. ये चारों स्टेप एक्चुअली के अंदर इंपॉर्टेंट है, बट दिस विल रिक्वायर लेस नंबर ऑफ पीपल थिंकिंग अबाउट इट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? द बिगेस्ट चैलेंज इज नॉट कमिंग अप विद अ बिजनेस आइडिया. द बिगेस्ट चैलेंज इज नॉट कमिंग अप विद अ क्रिएटिव आइडिया. द बिगेस्ट चैलेंज इज एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग दैट आइडिया. कैन यू इंप्लीमेंट और पुट दैट इनटू एक्शन एंड इंश्योर कि आप वो अचीव कर रहे हो जो आप अचीव करना चाहते हो. जब तक आप ये नहीं कर सकते हो ना, आपका पहले का चारों स्टेप क्या हो जाएगा? यूजलेस हो जाएगा. मतलब इंश्योर करना, जो आपने स्ट्रेटेजी बनाया है उसे क्या करना पड़ेगा बच्चों? इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा. एक होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. प्लानिंग इज गुड, बट प्लानिंग इज ऑफ नो यूज इफ इट इज एक्चुअली नॉट बीइंग इंप्लीमेंटेड. और इंप्लीमेंट करने के बाद में ये इंश्योर करना है, सुनो, कि मैंने इंप्लीमेंट किया, आउटकम क्या आया? क्या आउटकम वही आया जो मैंने सोचा था, या मे बी आउटकम कुछ और आया? मे बी हो सकता है हर बार आपका डिसीजन सही नहीं जाएगा ना यार. आपने जो सोचा था 2008 के अंदर और जो 2012 में हुआ सेम नहीं होगा. जो 2012 में सोचा और 2024 में जो हुआ वो सेम नहीं रहेगा. 2030 may not be same for every industry. Every industry keeps on changing. Are you understanding this? Not there is not going to be always consistency. सब कुछ सेम चलते रहेगा. तो आपको कभी कभी क्या लेना पड़ेगा? करेक्टिव एक्शन भी लेना पड़ेगा. क्या लेना पड़ेगा? करेक्टिव एक्शन. इंप्लीमेंट करके सोचना पड़ेगा अच्छा हुआ या नहीं हुआ, और अगर बराबर नहीं हुआ तो यू हैव टू इनिशिएट करेक्टिव एक्शन. राइट डाउन स्टेप नंबर 5. ensuring arrival. That is, strategic plan should be implemented. Ensuring arrival, that is, strategic plan should be implemented and monitored. मॉनिटर करना पड़ेगा. मॉनिटर्ड टू ensure that desired goals and objectives are achieved. To ensure that desired goals and objectives are achieved. To ensure that desired goals and objectives are achieved. मतलब आपको प्लान बनाने के बाद में, देखो बच्चों, 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट माने जाते हैं. 5 स्टेप्स आपको ओवरव्यू देने के लिए बताया है. 3 जनरल स्टेप्स है. कोई भी मैनेजमेंट का प्रोसेस हो गया ना, 3 स्टेप आएगा. पहला होता है प्लान बनाओ, फिर उसको इंप्लीमेंट करो, और इंप्लीमेंट करने के बाद मॉनिटर करो. मॉनिटर करो मतलब सोचो, क्या ये वैसे ही काम कर रहा है जैसा मैंने सोचा था, जो मैंने प्लान किया था, आउटकम वैसा ही आ रहा है क्या? अगर कहीं लैक कर रहे हैं तो करेक्टिव एक्शन ले लो. अच्छा चल रहा है तो बढ़िया, कंटिन्यू करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये 3 स्टेप्स कॉमन होते हैं: प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग. वही एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है. घबराइए मत, आज एक ओवरव्यू दिया है. यहां से आगे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे आपको लगेगा हम ऑलमोस्ट यही 5 स्टेप को अगले 40 दिन तक डिस्कस करते रहेंगे. For next 40 days you'll realize we are somewhere in the middle of these 5 steps only. कोई भी चीज डिस्कस करेंगे कहीं ना कहीं इसके बीच में रहेंगे हमेशा. बस मैं चाहूंगा तब मैं आपको बार बार याद दिलाते रहूं. देखो, थिंक अबाउट दिस. एज अ बिजनेस आप सोच रहे थे वेयर वी वांट टू बी, हम आगे विजन मिशन के ऊपर, हम आगे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर. हम सोच रहे थे हाउ कैन वी रीच देयर. अलग अलग ऑप्शन क्या है? एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है, एक्सपेंशन में भी डाइवर्सिफिकेशन है, इंटेंसिफिकेशन है, अलग अलग ऑप्शन है. और जब ऑप्शंस पढ़ोगे पता चलेगा अच्छा ये अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स थे जो मैं कहां पढ़ के आया, स्टेप नंबर 3 के अंदर पढ़ के आया. मतलब यही 5 स्टेप्स आगे चलते रहेंगे. ओके, स्पेंड 2 मिनट्स, एक बार जरा 5 स्टेप्स को गो थ्रू कीजिए. थोड़ा लॉजिकल लगता है क्या? अगर आपको 30-40% भी थोड़ा बहुत समझ में आया तो आगे जाकर के पूरा सब्जेक्ट कनेक्ट होते जाएगा. इसीलिए स्टार्टिंग में 5 स्टेप्स बताना जरूरी होता है. Spend 2 minutes, go through them, then we shall continue.
ठीक लग रहा है? शुरुआत करें अभी? चलो अब एक काम करते हैं, लेट्स गो टू द इंडेक्स एंड लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। ऐसे का मॉड्यूल के हिसाब से खत्म हो गया, इंट्रोडक्शन इतना ही है, सब्जेक्ट ही तुझ है, क्या मस्त टाइम पास खत्म होगा। देखो एफएम कितना भी इंटरेस्टिंग हो, पास एसएम कर, आई यू नो व्हाट आई मीन, राइट? आसान है, छोटा सा सब्जेक्ट है, आराम से खत्म हो जाएगा, वेरी वेरी इजी, नहीं उड़ाने उड़ाने का जरूरत नहीं है। देयर आर ओनली 5 चैप्टर्स, प्लीज डोंट गो विद द नेम ऑफ दिस चैप्टर्स, नेम इज यूजलेस एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट चैप्टर का नेम, बाकी सबके सब लॉजिकल ही नहीं है। मतलब वो इंटरनल एनवायरमेंट एक्सटर्नल एनवायरमेंट सब बताएगा, बट एक्चुअली में सब जम्बल्ड है। ओरिजिनली इसी सिलेबस के अंदर 8 चैप्टर होते थे, कितने होते थे? 8। आईसीआई को लगा बच्चे को सरप्राइज करते, उसको बताते नया सिलेबस है, तो उन्होंने 8 कोई ऐसा तोड़ मरोड़ करके क्या बना दिए? 5 चैप्टर। कौन सा पार्ट किधर है टीचर के लिए को ढूंढ ही नहीं सकता है, उसको ही पता है ये चैप्टर 8 का पार्ट था, चैप्टर 1 के अंदर आ गया, 3 इज पार्ट ऑफ चैप्टर 1, 1 का पार्ट चले गया 8 के अंदर, ऐसा खेलते गए पूरा का पूरा। हार्डली कोई ऐसे 5-7 टॉपिक है जो नए एडेड है, और कुछ ऐसे 5-7 टॉपिक है जो डिलीट हो गए, मतलब बेसिकली बैलेंस्ड है। पहले भी ऐसे उतना ही था, अभी भी उतना ही है, सिर्फ क्या हो गया, कुछ चीजों को उन्होंने चेंज कर दिया, कुछ चीजों की जगह नई चीजें उन्होंने इंक्लूड कर दी। अब सर हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, और हमारा चैप्टर वाइज कोई वेटेज वगैरह है क्या? यू नो आईसीआई गिव्स यू सेक्शन वाइज वेटेज, पता है आपको ये चीज देता है क्या? ऐसे कभी जिंदगी में वेटेज देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों? हर चैप्टर का इक्वल वेटेज है। वो बोलते कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। डन। तो कोई अगली बार पूछा ना ऐसे फालतू क्वेश्चंस, सर वो चैप्टर में से कौन सा, सब इंपॉर्टेंट है, कोई चैप्टर का वेटेज मतलब कोई चैप्टर छोड़ सकते हो क्या? नहीं। देखो इसमें रिस्क है, उन्होंने बोला 15 से 25, और रेंज में भी 10% है, मतलब ऐसा होगा एक आध एग्जाम के अंदर एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा और 1 से 3 आ जाएंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। दे कैन आस्क यू 15 मार्क पेपर फ्रॉम 1 चैप्टर, दे कैन आस्क यू 5 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम 1 चैप्टर, कुछ भी कर सकते हैं बेसिकली। बॉटम लाइन आपको 5 के 5 चैप्टर बराबर से आने चाहिए, ढंग से पढ़ना चाहिए, और यही इतना छोटा सा सब्जेक्ट, ट्रस्ट मी इन द एंटायर इंटरमीडिएट सिलेबस जो सबसे टाइनी सब्जेक्ट है टेक्निकली, जो बहुत आसानी से खत्म हो सकता है, वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। अदर देन दैट ऑल सब्जेक्ट्स हैव लॉट ऑफ कंटेंट, मतलब वास्ट है वो यार, समय देना ही पड़ता है उसको। इसको रीजनेबली अगर आप मुझे पूछोगे 60 आवर्स पढ़ा दिया, लिखवा दिया तुमने, उसके बाद में और 30-40 घंटे 2-3 बार मिलकर रिवाइज कर लिया, 30-40 इंक्लूडिंग मल्टीपल टाइम्स, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। एक्चुअली ये सब्जेक्ट इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है अगर आप मुझे पूछे। इस सब्जेक्ट में एक ही चैलेंज है, क्यों? चैप्टर 5 जो था आईसीआई ने क्या किया, 1 को बनाया, 2 को बनाया, 3 को बनाया, 4 को बनाया, फिर जो तुम करते हो ना जिंदगी में, जो लास्ट में बच गया सब मिसलिनियस, उन्होंने 5 में इतना लिखा है, लिखा मतलब सब बचा हुआ कॉपी पेस्ट उधर कर दिया पूरा का पूरा। चैप्टर 5 इज लाइक ऑलमोस्ट अ न्यू सब्जेक्ट। जैसे पूरा एसएम का चैप्टर 1 2 3 4 खत्म होने में टाइम लगेगा, उतना टाइम ऑलमोस्ट चैप्टर 5 में लग जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही वास्ट है। और वेटेज कितना? सेम। बट इसके अंदर मैं मान के चलता हूं नेगेटिव साइड 15 मार्क का पेपर आ सकता है। मैं उल्टा चलता हूं, बिकॉज हो सकता है ना यार, 1 चैप्टर विच हैज लॉट ऑफ कंटेंट, दे मे एंड अप आस्किंग यू मोर क्वेश्चंस फ्रॉम देयर, दैट इज द ओनली रीजन थोड़ा 5 में टाइम लगेगा, बाकी 1 2 3 4 बहुत लॉजिकल तरीके से जाएगा। एक प्रॉब्लम है, पहले वाला जो सिलेबस था ना उसका सीक्वेंस बिल्कुल लॉजिकल था, जैसे एक प्रोसेस पढ़ाना चाहिए ना वैसे लिखा हुआ था। इस बार वाले में ना उन्होंने थोड़ा सा खिचड़ी बना दिया। तो अभी ऐसा होगा, थोड़ा चैप्टर 1 पढ़ेंगे, फिर चैप्टर 4 के ऊपर जाना पड़ेगा, फिर वापस 1 पे आना पड़ेगा, फिर 3 पे जाना पड़ेगा, फिर 2 पे आना पड़ेगा, फिर 5 पे जाना पड़ेगा, मतलब ऐसा घूमते रहना पड़ेगा। मेरा काम है, तुम्हें कुछ टेंशन नहीं लेने का है, सब सब खत्म हो जाएगा, कोई डरने का जरूरत नहीं है। बट एक सीक्वेंस में आज चैप्टर 1 बैठने के लिए पढ़े तो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज कुछ चीजें रहेगी जो चैप्टर 4 से कनेक्टेड है। जब तक 4 समझेगा नहीं 1 समझेगा नहीं, यूर अंडरस्टैंडिंग दिस। 5 का कुछ पार्ट 2 से कनेक्टेड रहेगा, ऐसा इंटरलिंकिंग एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको विद इन चैप्टर मूव करना पड़ेगा। तो आपके नोटबुक में अपन बार बार लिखेंगे दैट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 2 डिस्कस हो रहा है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ 4 डिस्कस हो रहा है, पर ये आपके खुद के पर्पस के लिए डॉक्यूमेंटेशन है, तो थोड़ा सा अच्छे से लिखना, मेंटेन करना, जब खुद रिवाइज करो तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अपना अप्रोक्सीमेटली 170 पेज का एक मॉड्यूल है, दिस इज योर ओनली रेगुलर बुक इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसके अलावा कुछ है नहीं। अदर देन दैट आपको एक क्वेश्चन आंसर मॉड्यूल मिलेगा, जिसमें कुछ स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस, आरटीपी एमटी के सारे क्वेश्चंस, आपके रीसेंट एग्जाम्स में जो आए हुए सारे क्वेश्चंस रहेंगे, एंड ओल्ड सिलेबस के कुछ वैसे क्वेश्चंस जो मुझे लगता है सेम था कंटेंट, मेरे को तो 10 साल से पता है सेम ही चीज है, कुछ चीजें बदल गई, लैंग्वेज चेंज कर दी, तो लैंग्वेज चेंज कर तो आंसर बदल जाता है। तो जो कॉमन है पूरा का पूरा वो वाला पार्ट उठा करके, मतलब सोचो रेगुलर बुक 172 पेजेस, क्वेश्चन आंसर बुक 184 पेजेस, मतलब क्वेश्चन आंसर इज मोर, क्योंकि 10 साल का पूरा हिस्ट्री है ना,
वो सारा कंपाइलेशन उठा करके लेकर के आगे। बट सीक्वेंस ऐसा रखा है, कोई भी चैप्टर आप शुरू करोगे ना, लेट्स से यू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर कोई भी 1 से शुरू करते हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, Q&A मॉड्यूल बोल रहा हूं। सारे स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस है, नए वाले क्वेश्चंस, योर लेटेस्ट स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस, वो पहले मिलेंगे आपको, चाहे वो MCQ हो, आपको राइट साइड में देखो रेफरेंस मिलेगा ICI स्टडी मटेरियल। मतलब ये सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन पहले रहेंगे सीक्वेंस के अंदर, उसके बाद RTP, उसके बाद MTP, उसके बाद एग्जाम पेपर्स, उसके बाद पास्ट एग्जाम पेपर। मतलब आई वांट कि एटलीस्ट स्टडी मटेरियल का सारा क्वेश्चन हर बच्चे ने बढ़िया से पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस करेंगे आफ्टर एवरी चैप्टर इज ओवर सब्सटेंशियली, कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे। वैसे मोस्टली आपको पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ने समराइज करके हम नोटबुक में रखेंगे पूरा का पूरा, साथ साथ में डिस्कस करते हुए समरी बना लेंगे, ताकि आपके लिए रीड करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एक रिक्वेस्ट है, मोस्ट ऑफ द डेज होमवर्क नहीं मिलेगा पहले एटलीस्ट 10-15 दिन, उसके बाद में मे बी एक क्वेश्चन होमवर्क मिलेगा, एक क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट डे आकर के चेक करने वाला नहीं हूं तुमने होमवर्क किया कि नहीं किया, मैं सिर्फ ताना मारने वाला हूं 2 बार। क्योंकि मैं इफ आई वेस्ट 15 मिनट्स इन चेकिंग योर नोटबुक, मेरा वेटेज सिलेबस जो है उसका 15 मिनट वेस्ट हो जाएगा। प्लस दूसरा चीज, तुम लोग मैच्योर्ड हो, स्कूल में हो नहीं, ये मेरा अजम्पशन है, माय अजम्पशन कैन गो रॉन्ग बट आई स्टिल वांट टू अज्यूम। तो आप लोग सिंसियर रहें, 1 दिन नहीं करोगे, 2 दिन नहीं करोगे, 3 दिन नहीं करोगे, कभी ना कभी तो शर्म आ जाएगी, ऐसा मेरे को लगता है। बराबर है, होमवर्क चुपचाप करने का, एक एक क्वेश्चन मिलना, ऐसा भी नहीं कोई दिन 15 क्वेश्चन दे दूंगा, चांस ही नहीं, इम्पॉसिबल है। मतलब और वो भी जो होमवर्क मिलेगा वो मैं पूरा डिस्कस करूंगा, सब समझाऊंगा, उसके बाद तुझे जाकर के थोड़ा प्रैक्टिस करना है खुद से। अगर एक दो क्वेश्चन लिखते रहेगा, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव। तो एक होमवर्क हो गया आपका, इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन दैट इज योर होमवर्क, बट देयर इज वन होमवर्क दैट इज, आज बोल रहा हूं हर दिन रहेगा। क्या होमवर्क है, क्या करना है? रिवाइज वाइज नहीं, नोटबुक में जो लिखा है उतना पढ़ने का है, हर दिन, एवरीडे। और सुनो, फर्स्ट डे से शुरुआत करना और वहीं फर्स्ट पेज से शुरू करना। मतलब आज फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 पढ़ाया, तो आप चैप्टर 1 का फर्स्ट पेज से लेकर 10 पेज पढ़ोगे। हम चैप्टर 4 पे गए, तो चैप्टर 4 रिवाइज नहीं करोगे, वापस फर्स्ट पेज से करोगे। मैं बोल रहा हूं फॉलो करना, डू दिस फॉर 30-40 डेज। ये सिंपल है, तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके होंगे, पूरा अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगा, तुमने हाथ से लिख भी लिया है, तुमने क्वेश्चन देख लिया है, तो टेंशन क्या है? हर दिन ऐसा 15-20 मिनट लगेगा मैक्सिमम। हाँ, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ऑलमोस्ट 3-4 चैप्टर हो जाएंगे, तब तो बोलेंगे सर अब नहीं हो सकता है, तो मैं आपको नया कट ऑफ दे दूंगा कि अभी पहले के 40 पेज छोड़ दो, बराबर है कि नहीं है, स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 41। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इतना लॉजिकल आदमी हूं मैं, इतना इलॉजिकल नहीं हूं, बिल्कुल बिल्कुल। डोंट थिंक लाइक दिस, आई एम रैशनल, डू यू गेट माई पॉइंट? बट आप ये फॉलो करना, ये ICI के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। मेरे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्लास में फुलफिल हो जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आई वांट थोड़ा सा, देखो बीइंग वेरी ऑनेस्ट बच्चों, हर किसी का स्कूलिंग सेम नहीं होता, हर किसी का लैंग्वेज पे कंफर्ट सेम नहीं होता है। किसी किसी के लिए लैंग्वेज बहुत डेंजरस होगा, किसी किसी को बहुत आसान लगेगा, आसान तो वैसे किसी को, बट फिर भी किसी को लगेगा चलो दिस इज बेरेबल, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ऐसा कॉम्बिनेशन रहेगा। व्हाट आई एम थिंकिंग इज फ्रॉम एवरीवन्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट डालते रहेंगे तो ICI भले आपसे कुछ भी पूछे, आपको कोई कंसर्न नहीं आएगा, फियर नहीं आना चाहिए। क्योंकि आप अगर अभी 40 दिन मेहनत नहीं करेंगे ना, आप मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछेंगे जो हर थियरी टीचर से क्वेश्चन, अब मैं क्या करूं सर इसका, ये धर्म सिंह के ऊपर क्या आंसर लिखो, बोलो। अरे आज तेरे को आंसर नहीं समझेगा, तेरे को लास्ट 40 दिन पढ़ाया मैंने ये चीज। आई कैनॉट गिव यू जड़ी बूटी एंड यू हैव दिस एंड यू विल बी लाइक नेक्स्ट डे मॉर्निंग सब आंसर दे दूंगा मैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इट्स अ सिंसियर कंसिस्टेंट हार्ड वर्क जो आप एवरीडे करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, और आप मेरे से डाउट पूछेंगे नहीं उसके बाद में। द वन हु विल आस्क दिस डाउट विल बी डेफिनेटली एक्सट्रीम सिंसियर, आई मीन आई एम सरकास्टिक। जो मेहनत नहीं करेगा उसको ये डाउट आएगा, बराबर है कि नहीं है? कैन वी गेट स्टार्टेड? लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। नोटबुक पे जाइए, अभी आपको बेसिक स्टेप्स लिखाए थे, अब हम चैप्टर 1 से शुरुआत करेंगे। हेडिंग चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आपको एक लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, मैनेजमेंट क्या होता है। चैप्टर 1, द नेम इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पहले पढ़ाएगा मैनेजमेंट क्या होता है, फिर पढ़ाएगा स्ट्रेटेजी क्या होता है, फिर बोलेगा कंबाइन कर दो, दिस इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ई-कॉम लेवल कंटेंट है, मतलब ट्रस्ट में हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड के बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर ने पढ़ लिया और उनको बोला डेफिनेशन लिख, यू नो व्हाट आई मीन राइट, प्रॉब्लम हो जाएगा। जाने तो 1-2 दिन क्रिप कर सकते हैं, कितना दिन क्रिप करेंगे, सिलेबस तो यही है।
एग्जाम से में पढ़ना तो पड़ेगा. हैव यू हर्ड ऑफ द वर्ड मैनेजमेंट गाइस? सुना आप लोगों ने मैनेजमेंट वर्ड? सुना तो होगा. क्या होता है मैनेजमेंट? एनीवन? कुछ नहीं, मैनेजमेंट मैनेजमेंट होता है यार, चीजों को मैनेज करना मैनेजमेंट है ना. बोलो ये सब बकवास आंसर फालतू के, ये बोलो ठीक है, लिखना मत प्लीज आईसीए के मॉड्यूल में. इसीलिए लिखना क्या है तुमको लिखवा के दूंगा मैं. यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? तुम बोलो कुछ भी, डिस्कस करो कुछ भी, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद योर लैंग्वेज व्हाट यू राइट. आईसीआई इज नॉट वेरी गुड व्हेन दे आर लुकिंग एट योर लैंग्वेज. वेरी क्रिटिकल. मतलब वो आपको बढ़िया से इवैल्यूएट करेगा, मैं आपको बोल रहा हूं. इसलिए लैंग्वेज पे मेहनत करनी पड़ेगी. देखिए, मैनेजमेंट वर्ड के दो इंटरप्रिटेशन है. एक्चुअली मल्टीपल हो सकते हैं, बट दो सबसे लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है. मैनेजमेंट इज अ फंक्शन जहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज को हम साथ में ला करके बराबर से कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं. अब आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव होगा, उसे अचीव करने के लिए आप प्लान करेंगे, आप रिसोर्सेस को लेकर के आएंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर सही लोगों को हायर करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, फिर लोगों को बराबर से क्या देंगे, डायरेक्शन देंगे, फिर वो लोग एग्जीक्यूशन करने के बाद उनका काम मॉनिटर करेंगे, तब पता चलेगा ना मेरा कोई गोल अचीव हुआ कि नहीं हुआ. So management is a collection of multiple functions. It's a collection of multiple function. मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो आपने ओसीएम वगैरह में पढ़ी होगी, लाइक प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्शन देना हो गया, मॉनिटर करना. ये सारी एक्टिविटीज को साथ में कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं बच्चों? मैनेजमेंट बोलते हैं. मतलब सर देयर आर सम एक्टिविटीज व्हेन दे आर क्लब्ड टुगेदर दे आर कॉल्ड एज मैनेजमेंट. अब इन एक्टिविटी को एक्चुअली में कंट्रोल करने के लिए, इन एक्टिविटी का ख्याल रखने के लिए, देखभाल करने के लिए देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. इस ग्रुप ऑफ पीपल को भी मैनेजमेंट बोलते हैं. मतलब सुनिए, कुछ एक्टिविटीज होगी, वो एक्टिविटी साथ में काम करनी चाहिए, इस प्रोसेस को भी मैनेजमेंट बोलते हैं. एंड इस चीज का ख्याल रखने के लिए जो इंसान है, वो इंसान को भी हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट. जैसे एक सिंपल चीज सुनिए, आपने वर्ड सुना होगा, कंपनी के मैनेजमेंट से बात कर लेंगे. मतलब किससे बात कर लेंगे? एक वर्ड सुना है क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. देखो अभी हम एसएम में बोल सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट सेम होता है. ऑडिट में तुमको दूंगा मैं, दोनों में डिफरेंस होता है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ, देयर कैन बी 10 डायरेक्टर्स इन अ कंपनी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? पर मैनेजमेंट के इंसान 4 ही हो सकते हैं. जो कंपनी के सीईओ होगा, सीएफओ होगा, सीटीओ होगा, सीओओ होगा. बराबर है कि नहीं है? जो लोग बिजनेस के डे टू डे बेसिस में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट. वो लोग मैनेजमेंट कहलाते हैं. वो लोग बिजनेस चला रहे हैं. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बोर्ड में तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बोर्ड में टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं बच्चों, जो आपको आगे पढ़ाए जाएंगे. मतलब थियरिटिकली बराबर है. कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट लोग जो बिजनेस को रन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं. ये सर मल्टीपल लोग हो सकते हैं. ये लोग जो काम करते हैं, उस काम को भी मैनेजमेंट बोलते हैं. सो मैनेजमेंट इज 2 थिंग्स. द पीपल who are managing, they are also management. What they are doing is also management. I repeat, people who are actually managing things in a business, they are called as management. And what they are doing is also called as management. मतलब मैनेजमेंट ही मल्टीपल जगह पे अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है? यूज किया जाता है. लाइक अनदर एग्जांपल, बीकॉम लेवल, एक वर्ड है मटीरियल. क्या वर्ड है? आज आप कॉस्टिंग में सुनेंगे मटीरियल मतलब रॉ मटेरियल होता है. यही मटीरियल ऑडिट में बन जाएगा सिग्निफिकेंट. यही मटेरियल ऑडिट में क्या बन जाएगा? वैसे ही मैनेजमेंट कैन बी ग्रुप ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट कैन बी या फंक्शंस का इंटर रिलेशनशिप ऑल्सो. ऐसे मल्टीपल चीजें एक ही वर्ड का मतलब हो सकता है. नोटबुक में जाइए, राइट डाउन पॉइंट नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. राइट डाउन पॉइंट नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. अंडर दिस पॉइंट नंबर A, concept of management. Under this point number A, management is a set of interrelated functions. Management is a set of interrelated functions and processes. Set of interrelated functions and processes that are carried out and processes that are carried out to achieve different business objectives. That are carried out to achieve different business objectives. Full stop. Continue. These functions may include
planning. These functions may include planning, comma, organizing, comma, directing, planning, organizing, directing, staffing, and controlling. Staffing and controlling. देखो बच्चों, अगर आपको कभी भी ये नरेशन लिखते वक्त ऐसा लग रहा है कि कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, मैं हर बार जो कीवर्ड मुझे जो लगता है आपको सुनने में, समझने में या स्पेलिंग में प्रॉब्लम आ सकता है, आई कीप मार्किंग इट फॉर यू ऑन द प्रोजेक्टर. तो डू नॉट ट्राई टू राइट रॉन्ग स्पेलिंग्स, प्लीज डोंट डू दैट. हालांकि स्पेलिंग का कोई मार्क्स ऐसे कट नहीं करता है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट स्टिल अपना वोकैब इंप्रूव होते रहेगा तो बढ़िया ही है. थोड़ा इंटरप्रिटेशन इंप्रूव होगा, और कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से इंटरप्रिटेशन बदल जाता है. यूर अंडरस्टैंडिंग दिस. तो क्या छोटी मोटी गलतियां अभी करेक्ट कर लोगे, इसके बाद तो जीवन में कोई कितना ही बोलेगा तुम उसको सुनाओगे, करेक्ट तो करोगे नहीं. बराबर है कि नहीं? तो यही कर लो, अच्छा रहेगा. तो सर सुनिएगा, वेन एवर आई मार्क थिंग्स इट्स फॉर यू, रिमेंबर दैट कि मैं वो वर्ड को अगर गलती से भी गलत लिख रहा हूं तो मेरे को समझना है और वो सही लिखना है. अब अगर अभी से सही लिखेंगे आदत बन जाएगा और यहां से आगे आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगा. तो सर पहला मतलब क्या है? सर मैनेजमेंट सिंपल है सर. हर बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. आपका जो भी ऑब्जेक्टिव होगा यार, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यू हैव टू कम अप विद अ प्लान कि एग्जैक्टली क्या फॉलो करूंगा मैं इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. वो प्लान के लिए रिसोर्सेज लगेंगे, वो रिसोर्सेज को क्या करना चाहिए? ऑर्गेनाइज करना चाहिए. लोगों को सही से स्टाफ करना चाहिए. स्टाफ करने का उन्हें डायरेक्शन देने चाहिए कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, एंड उन्होंने काम ढंग से किया या नहीं किया उसे क्या करना चाहिए? मॉनिटर. ये सारी चीजों को जब मैं साथ में देखता हूं, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मैनेजमेंट. कैन आई से दीज फंक्शंस, दीज एक्टिविटीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजमेंट. सर ये एक्टिविटी लगाते क्यों है? क्योंकि बिजनेस के कुछ ना कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. हर बिजनेस का कोई ना कोई गोल होता है यार. मैं मानता हूं हर बिजनेस का गोल बदलते रहता है, इट विल नॉट रिमेन सेम, बट कैन आई से देयर विल बी सम गोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस. उसे अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको करते रहना पड़ेगा. दैट फंक्शन का कनेक्शन टुगेदर इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट. अब यही काम ढंग से मैनेज करने के लिए कुछ लोग लगेंगे. वो लोग भी क्या कहलाएंगे? मैनेजमेंट कहलाएंगे. राइट डाउन पॉइंट नंबर बी. राइट डाउन पॉइंट नंबर बी. Management word can also be used. Management word can also be used with reference to. Management word can also be used with reference to a group of people. With reference to a group of people who are in charge. Who are in charge of its affairs. Who are in charge of its affairs. That is people, continue, that is people responsible for, who are in charge of its affairs, that is people responsible for above functions. People responsible for above functions. अबव मतलब जो आपने ऊपर पॉइंट नंबर ए में लिखा है. तुम अगली बार बुक नहीं पढ़ोगे ना, नोटबुक ही पढ़ोगे. दैट इज पीपल रेस्पॉन्सिबल फॉर अबव फंक्शंस. जो फंक्शन आपने लिखे ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इसलिए आईसीआई ने ऊपर नीचे लिखा है. मैंने आपको पहले ये लिखा है फिर वो लिखा है ताकि वो सेंस बनना चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अच्छा एग्जाम में आपका डाउट आए उसके पहले कि मेरे को ऐसा सीक्वेंस में लिखना है या कैसे भी, जो मैं बोल रहा हूं तुम फॉलो करते जाओ. ये ट्राइड एंड टेस्टेड है. Are you understanding this? It's been a lot of years. I have been dealing with this since 2013. Do you get my point? तो आप घबराओ मत उस चीज के लिए. तुम बस दिमाग मत लगाओ ज्यादा इस चीजों के ऊपर. हाँ, समझने पे दिमाग लगाओ, उस पर क्वेश्चन पूछो, उस पर आर्ग्यू करो इफ रिक्वायर्ड. You get my point? उसमें कोई दिक्कत नहीं है. Do you understand the basic meaning of the word management? Word management समझ में आया आपको? पक्का? देखो बच्चों, आज हम यही रुकने वाले हैं. Today is the first day. I will not exploit you. But आपको एक मैकेनिज्म समझ में आ गया. दिस विल बी आवर थॉट प्रोसेस फ्रॉम हियर. एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, 10-10 10-10 you have to allow me to start every day, because if we go, a very good thing, if we go sincerely every day 1 hour 15 minutes, 1 hour 20 minutes आराम से. My objective and my target is strategic management we should be able to finish by 25th or 26th of January.
आराम से, everything written, summarized with Q&A, everything. Do you get my point? You will get additional time to revise the subject where we will be struggling eventually. Are you understanding this? तो आप थोड़ा सिंसियर रहें, फॉलो करें और आपको मजा आते रहेगा. Are we good? That's all. I'll see you in the evening at 4:50 for auditing. Okay? Thank you. You'll get at least a break from me. Thank you. Bye bye. Oh, I forgot to tell you my name. My name is Rishabh. I'll be teaching you auditing and strategic management. Thank you. Thank you, online public.